हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंडियन आर्मी को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां पर जिस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच सकते दुश्मन, वहां दौड़ेगी जवानों की साइकिल। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत के बिना चीन का सामना नहीं कर सकता अमेरिका। जी हाँ, जो बाइडेन के लिए जरूरी है पीएम मोदी जी। आखिर बताएंगे दोस्तों कौन ये बात कह रहा है, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां सस्ते तेल को लेकर खुशी से फूला नहीं समा रहा पाकिस्तान, कि अचानक रशिया ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मोदी सरकार दे रही 6,000 रुपए की आर्थिक मदद, सिर्फ ये लोग उठा सकते हैं इसका फायदा। बताएंगे दोस्तों किन के लिए बड़ी खबर है, तो सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर ये है इंडियन आर्मी जिस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच सकते दुश्मन, अब वहां दौड़ेगी अपने जवानों की साइकिल। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जिन ऊंचाइयों पर हेलीकॉप्टर से भी पहुंचना है दुर्लभ, वहां भारतीय सेना के जवान अब साइकिल दौड़ाते नजर आएंगे। ये सुनने में आपको भले ही हैरत अंगेज लग रहा हो, लेकिन ये सच है। भारतीय जवानों का एक जत्था दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे 19,024 फुट की ऊंचाई पर साइकिल दौड़ाने के लिए निकल चुका है। ये दल करीब 400 किलोमीटर की यात्रा करके इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, इस हाइट तक पहुंचेगा। भारतीय जवानों का ऐसा साहस देखकर दुश्मन चीन भी हैरान है। सोमवार को लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर के तत्वावधान में सेना के धनुर्धारी गनर्स द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे के लिए साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि सेना और असैन्य उत्साही लोगों वाला ये दल 4 दिन में 19,024 फुट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंग ला पहुंचेगा और इस तरह 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस अभियान को लेह में हॉल ऑफ फेम से कर्नल रिटायर्ड सोनम वांगचुक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे जोश में भारतीय जवानों के संग कुछ असैन्य दल भी इस गौरवपूर्ण और साहसपूर्ण अभियान का हिस्सा बनकर मिशन के लिए चल चुके हैं। जी हाँ, भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, स्कूली बच्चों और समुदाय के सदस्यों ने अभियान को रवाना करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लिया और इस दल के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। तो वहीं रक्षा जानकारों के अनुसार भारतीय सेना का यह कदम चीन जैसे दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश भी है। वो उन्हें बताने के लिए भी है कि भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर साइकिल से भी इतने दुर्लभ रास्ते को नाप सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को सबसे बड़ा संदेश दिया है भारतीय जवानों ने। इस पर आपको अगर अपने भारतीय जवानों पर गर्व है तो दोस्तों कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के बिना चीन का सामना नहीं कर सकता अमेरिका, बाइडेन के लिए जरूरी है पीएम मोदी जी। जी हाँ, आखिर क्यों कह रहे हैं विशेषज्ञ ऐसा, बता दे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक और अमेरिका दौरा 21 जून से यानी कल से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है जिनका व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया जाएगा। विदेश नीति के जानकारों की माने तो जिस तरह से भारत का कद बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब वो अमेरिका के लिए एक अनिवार्य साथी हो गया है। इकोनॉमिस्ट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक चीन का मुकाबला करने और चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका को अपनी कोशिशों में भारत का साथ चाहिए ही होगा। द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल में इस बात की अहमियत बताई गई है कि किस तरह से अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक भारतीय समुदाय फैला हुआ है। भारत उस क्वाड सुरक्षा गठबंधन का भी अहम हिस्सा है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तेज करने में भी बड़ा कदम उठाया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के रक्षा क्षेत्र का समर्थन करके अमेरिका उससे रशिया के हथियारों से दूर करना चाहता है। बाकी सारी बातें विशेषज्ञों द्वारा कही गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भारत के बिना चीन का सामना नहीं कर सकता अमेरिका, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत के साथ आज अमेरिका बड़े ही अहम रिश्ते निभाना चाह रहा है, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, इसी से जुड़ी, जहां पीएम मोदी जी की अमेरिकी यात्रा से पहले इस रेस्टोरेंट ने मोदी जी थाली नाम की लॉन्च कर दी है प्लेट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। पीएम की आधिकारिक यात्रा से पहले न्यू जर्सी में एक रेस्टोरेंट में उनके सम्मान में एक स्पेशल थाली पेश किया है। न्यू जर्सी के एडिशन में अकबर रेस्टोरेंट ने प्रधानमंत्री की यात्रा को यादगार बनाने के लिए मोदी थाली लॉन्च किया है। इस थाली के बारे में बताते हुए रेस्टोरेंट के मालिक प्रदीप मल्होत्रा ने कहा कि हम यहाँ 30 साल से हैं, लेकिन अब हमने स्पेशल थाली लॉन्च करने का फैसला किया है क्योंकि मोदी जी 22 जून को आ रहे हैं और उनके आने से पूरा भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है। इसीलिए हमने ऐसा कुछ करने का फैसला किया और हम इस थाली को लेकर आए जिसमें सभी भारतीय आइटम है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे फेवरेट फूड क्या है?
है? जिनको पता है कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां सस्ते तेल को लेकर खुशी से फूला नहीं समा रहा पाकिस्तान, रशिया ने खोल दी तुरंत ही उसकी पोल। जी हां, आर्थिक बदहाली और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखी जा रही ऑयल डील को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रशिया से तेल खरीद में पाकिस्तान को मिल रहे स्पेशल डिस्काउंट से पर्दा उठाते हुए रशिया ने शुक्रवार को कहा कि तेल खरीद के लिए पाकिस्तान को कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है। रशिया ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने पाकिस्तान को तेल सप्लाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान इसका भुगतान चीनी करेंसी में कर रहा है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इस डील को शुरुआत से ही काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन रशिया का यह बयान पाकिस्तान के दावों की पोल खोलने वाला है। हालांकि तेल मार्केट से जुड़े विशेषज्ञों ने पहले ही इस डील पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान और रशिया के बीच हुई ये डील राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। पाकिस्तान को इस डील से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। रशिया से तेल की पहली खेप मिलने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा था कि मैंने देश से किया अपना एक और वादा पूरा किया। पहला रूसी कार्गो पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये पाकिस्तान और रशिया के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है। दोस्तों, आपको बता दें कि थोड़ी बहुत भी छूट मिली है, उसके बाद भी पाकिस्तान को थोड़ा भी फायदा नहीं होने वाला। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रूस से तेल खरीदने में पाकिस्तान को 18 से 20% की छूट दी गई है। अगर ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान को इतनी छूट मिली होगी, फिर भी पाकिस्तान को फायदा नहीं है। कैसे? दोस्तों, रशिया से पाकिस्तान तक तेल लाने में लगभग $12 प्रति बैरल खर्च आएगा, यानी रूसी तेल रिफाइन होकर उसी कीमत पर पाकिस्तान पहुंचेगी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। ऐसे में इस डील को फायदे का सौदा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, रशिया ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि दोस्तों ये बात पाकिस्तान तक ने नहीं बताया कि रशिया ने उसको बिना फायदे के ही तेल दिया है और बेवजह पाकिस्तान इसको एक सेंसेशन बनाने की कोशिश कर रहा था और एक अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था पूरे विश्व का। बहरहाल ऐसे में रशिया का यह खुलासा वाकई में पाकिस्तान को बड़ा ही चोट देने वाला है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सेना के अधिकारी ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बता दें, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा 2023 की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार यानी 19 जून को यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई शुरू होगी, जो 2 महीने तक चलेगी। तो वही अमरनाथ यात्रा हर साल 2 रास्तों से की जाती है, जो गांदरबल में बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम से होती है। ऐसे में दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां चीन के राष्ट्रपति ने आखिरकार अमेरिकी विदेश मंत्री से कर ही ली मुलाकात। खत्म होगा क्या सुपर पावर्स में तनाव? जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चाइना के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से चाइना की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये बैठक होने की संभावना पहले ही जताई जा रही थी और इसे यात्रा की सफलता के लिए अहम समझा जा रहा था। इस बैठक से मात्र 1 घंटे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस संबंध में घोषणा की। ये बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई। यदि ये बैठक नहीं होती तो ये वरिष्ठ स्तर पर संवाद को बहाल करने और बनाए रखने के प्रयास के लिए एक बड़ा झटका होता। ब्लिंकन और वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के बीच पहले हुई बैठकों में दोनों पक्षों ने वार्ता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने अपने कड़े रुख से पीछे हटने की इच्छा नहीं दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले सर्वोच्च स्तर के पहले अमेरिकी अधिकारी है। वो पिछले 5 वर्ष में बीजिंग की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री है। इससे वरिष्ठ अमेरिकी और चीनी अधिकारियों की यात्राओं का नया दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि इसके बाद आगामी महीनों में शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच भी बैठकें हो सकती है। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया है कि इससे पहले ब्लिंकन ने सोमवार को चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के साथ करीब 3 घंटे बैठकें की हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकन की यात्रा ऐसे समय में हुई जब चीन अमेरिका संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और बातचीत या टकराव, सहयोग या संघर्ष के बीच चयन करना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, अचानक से ब्लिंकन का शी जिनपिंग से मिलना, दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और चाइना में तनाव कम हो जाएगा? क्या सुपर पावर्स में तनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं इनके बीच कोई बहुत बड़ी चाल है? आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर एक दूसरे के कट्टर मिल कैसे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है। बहरहाल इस पर हर भारतीय का जवाब तो बनता ही है। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ताइवान पर चीन ने यूएस को खरी खोटी भी सुनाई है और कह दिया है कि समझौता के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री के बातचीत के दौरान चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से किसी
किसी भी तरीके से समझौता करने से साफ मना कर दिया। चीन ने साफ तौर पर कहा कि वो ताइवान को अपने लिए एक खतरा मानता है और ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। चीनी स्टेट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट सीसीटीवी के अनुसार वांग ने ब्लिंकन को बताया कि इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री की चीन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि खाली ताइवान की पैरवी करने के लिए अमेरिका चाइना गया हो। बात करें अगली खबर की, जहां पर ग्रीस नाव हादसे को लेकर सबसे बड़ा खुलासा कि पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती की गई। दोस्तों, जानबूझकर खतरनाक एरिया में बैठाया गया। पीड़ितों ने बताई अपनी जुबानी अपनी कहानी। जी हां, पिछले बुधवार को ग्रीस के दक्षिणी तट पर पेलोपोनीज क्षेत्र से करीब 75 किलोमीटर दूर प्रवासियों से भरी नाव डूब गई थी। आपको जानकारी होगी जो हमारे खबरों से जुड़े रहते हैं। नाव में 750 लोगों के सवार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 500 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता है और इस नाव पर पाकिस्तान, मिस्र और सीरिया के नागरिक सवार थे। पाकिस्तान के लोकल मीडिया के मुताबिक इस नाव हादसे में कम से कम 298 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं। इसी बीच रविवार को आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जी हां, ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द गार्जियन के मुताबिक नाव हादसे में बचे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पाकिस्तान के सैकड़ों नागरिकों को जबरन निचली डेक में बैठने पर मजबूर किया गया था। निचली डेक जहाज का सबसे खतरनाक हिस्सा था और वहां बैठे लोगों के बचने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नाव हादसे के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या ग्रीस कोस्ट गार्ड इस हादसे में अपनी भूमिका को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 500 लोग अभी भी लापता हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि महिलाओं और बच्चों को नाव पर चढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों में सबसे अधिक जनसंख्या पीओके के लोगों की थी। जो पीओके के नागरिक हैं दोस्तों, उन लोगों की मौतें ज्यादा हुई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी ही सबसे बड़े वजह हैं और आज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान, खास करके पीओके के लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस हादसे के बाद शहबाज सरकार ने राष्ट्रीय शोक का कर दिया है ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नाव डूबने की घटना में पाकिस्तानी नागरिकों की मौत पर दुख जाहिर किया है। पीएम ने कहा है कि मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। पाकिस्तान ने पीओके से करीब 10 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को यूरोप पहुंचाने की कोशिश करने के आरोप है। साथ ही साथ दोस्त अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिर अफ्रीकन यूनियन को G20 में क्यों लाना चाहते हैं पीएम मोदी जी, क्या है इसके मायने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने G20 देशों के नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की वकालत की है। न्यूज एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि पीएम मोदी जी ने G20 देशों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस साल भारत में होने वाली समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्यता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाने की अक्सर वकालत करते रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरह ही अफ्रीकन यूनियन भी कई देशों का एक संघ है। अफ्रीकन यूनियन के 55 सदस्य देश हैं। G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है। इस साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 समिट होनी है। भारत नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे भारत को क्या हासिल होगा। तो आपको बता दें, भारत ने इस साल जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से वर्चुअल समिट का आयोजन किया था। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस समिट में ग्लोबल साउथ के देश शामिल थे, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं। दरअसल ग्लोबल साउथ एक टर्म है जिसका इस्तेमाल कम विकसित या विकासशील देशों के लिए किया जाता है। भारत भी ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा है और अफ्रीकी देश भी। भारत खुद को दुनिया के मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने की कोशिश कर रहा है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि विकासशील देश खाद्य तेल और उर्वरक की बढ़ती कीमतों से परेशान है। विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज और खराब होती अर्थव्यवस्था भी चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बने। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां कर्ज के बोझ तले दब रहा पाकिस्तान पड़ोसी का दुख बन सकता है भारत के लिए सिर दर्द। आखिर कैसे, आपको बता दे, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट अब किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज देना बंद करने के बाद देश का आर्थिक संकट और गहरा गया है। विदेशों से उधार लिए बिना सरकार चलाना पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी निचले स्तर पर आ गया है। केंद्रीय बैंक के पास केवल 3000 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसीलिए पाकिस्तान
पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाम लगाने के लिए आयात लगभग बंद कर दिया है, जिसका असर देश के बाजार पर पड़ा है। रोजाना की उपयोग की चीजों के दाम आसमान छू गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई पिछले कुछ दिनों में बढ़कर 31.5% हो गई है और ये 1974 के बाद सबसे ज्यादा है। नतीजन देश में आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस संकट से भारत की चिंता का कारण क्या है आपको बता दें। और अस्थिर पाकिस्तान से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। जानकारों का कहना है कि कई नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान की व्यवस्था चरमरा गई तो देश में प्रशासनिक संकट और गहरा जाएगा। देश चलाना लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसे में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद के अड्डे के रूप में जाना जाता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अब कोई भी पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान कहकर बुलाता है। यानी इतनी ज्यादा मात्रा है आतंकवादियों की पाकिस्तान में। देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन हासिल है। हालांकि इस्लामाबाद ने हमेशा इस आरोप का खंडन किया है। लेकिन दोस्तों, ये वो मुद्दे हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान में आर्थिक संकट पूर्ण रूप से गहरा गया तो वाकई में भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जासूसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कश्मीर और पूर्वोत्तर के एक्सपर्ट कौन है। RAW रॉ के नए बॉस रवि सिन्हा बता दें, इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के सीनियर अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। वो सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2023 को खत्म हो रहा है। रवि सिन्हा पड़ोसी देशों के मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सिन्हा 2 दशक से अधिक समय से रॉ से जुड़े रहे। वो फिलहाल रॉ में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। प्रमोशन से पहले उनके पास रॉ के ऑपरेशनल ब्रांच की कमान थी। सिन्हा अपने ऑपरेशनल और जासूसी स्किल के लिए जाने जाते हैं। उनके ही बैच के अधिकारी तपन डेका खुफिया ब्यूरो यानी IB चीफ हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी रवि सिन्हा जी को इस पद के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां ब्रिटेन के इस कदम से भारत को झेलना पड़ सकता है नुकसान। आखिर क्या है PM ऋषि सुनक का प्लान, आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि उससे भारत को बड़े स्तर तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल PM ऋषि सुनक ने शुल्क लाभ योजना यानी GSP को वापस लेने का फैसला किया है। इससे भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जानकारों के अनुसार ब्रिटेन के शुल्क लाभ योजना GSP को वापस लेने के फैसले से चमड़ा और कपड़ा आधारित कुछ श्रम आधारित क्षेत्रों के भारतीय निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों और व्यापारियों ने भी यही आशंका जाहिर की है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां डूरंड लाइन सिर्फ एक रेखा, TTP पर झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। तालिबान की शहबाज सरकार को 2 टुक बता दे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डूरंड लाइन और TTP आतंकियों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान के शीर्ष नेता और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने 2 टुक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कहलाने वाली सीमा महज एक रेखा है, एक लाइन है। तालिबान शुरू से ही डूरंड लाइन को सीमा मानने से इनकार करता रहा है। याकूब ने कहा कि वो सही समय पर डूरंड लाइन विवाद को पाकिस्तान के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अभी सीमा मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोग कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां इंडिगो ने दिए एक साथ 500 प्लेन के ऑर्डर। एविएशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील। जी हां, भारत में बीते कुछ वर्षों से एयरलाइंस कंपनियां कारोबार को लेकर संघर्ष कर रही हैं और इस दौरान पहले तो कंपनियां घाटे में आती हैं और फिर धीरे धीरे वो अपना कारोबार समेटने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इस बीच इंडिगो एयरलाइन का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब इंडिगो एयरलाइन से एक बहुत बड़ी डील हुई है। ये रिकॉर्ड डील इंडिगो और एयरबस के बीच हुई है। इंडिगो ने 500 एयरबस A320 विमान खरीदने का ऐलान किया है। भारतीय एयरलाइन कंपनी द्वारा एक साथ दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। जी हां, विमानन कंपनी की ओर से डील की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 विमानों का ऑर्डर दिया है। इंडिगो एयरलाइन ने इस ऑर्डर को लेकर बताया है कि विमानों की डिलीवरी साल 2030 से 2035 के बीच होने की उम्मीद है। चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज तो भड़की बीजेपी। कहा मुस्लिम लीग को सेकुलर मानने वाले, जिसने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, भारत का विभाजन करवाया और पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की बहस में पड़ना ऊर्जा बर्बादी है। दोस्तों बता दें, गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान के साथ ही अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक और कांग्रेस पार्टी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के आदेश के बाद सवाल उठाया तो भाजपा ने भी तुरंत पलटवार किया
किया। भाजपा ने आलोचना करने को लेकर सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी गीता प्रेस से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वो सनातन धर्म का संदेश फैला रहा है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर कांग्रेस की आलोचना करने पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम लीग को एक धर्मनिरपेक्ष संगठन मानने वालों को छोड़कर किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। सिंह ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि गीता प्रेस भारत की संस्कृति, हमारे लोकाचार और हिंदू विश्वास से जुड़ा हुआ है और ये किफायती साहित्य का निर्माण करती है जो हर घर तक पहुंचाता है। जयराम रमेश की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, और आरोप लगाने वाले कौन है वे जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि वो मुस्लिम लीग थी जिसने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, भारत का विभाजन करवाया और पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की बहस में पड़ना ऊर्जा का बर्बादी है। इतना ही नहीं दोस्तों, खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के इस बात का विरोध कर रहे हैं, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे। गीता प्रेस को पुरस्कार देना गोडसे का इनाम देने जैसा ये बयान दोस्तों जयराम रमेश ने दिया था, जिसका खुद कांग्रेसी वरिष्ठ नेता असहमत दिखाई दे रहे हैं। बता दें, सूत्रों ने बताया कि जयराम रमेश के इस बयान से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता सहमत नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक गीता प्रेस को लेकर जयराम रमेश का यह बयान गैर जरूरी है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जयराम रमेश को ऐसा बयान देने से पहले अंदरूनी चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से गीता प्रेस को लेकर के जयराम रमेश ने भड़काऊ बयान दिया है, दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे जयराम रमेश को और कांग्रेस पार्टी को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो ये कह रही है कि गीता प्रेस को पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा है, देखते हैं दोस्तों हर भारतीय क्या जवाब देती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां मोदी सरकार दे रही 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सिर्फ ये लोग ही उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हां, मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से कई स्कीम चलाई है। इन स्कीम के जरिए मोदी सरकार का उद्देश्य जनता का कल्याण करना रहा है। इन्हीं में सरकार की ओर से किसानों को फायदा दिलाने का भी काफी प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए एक शानदार स्कीम भी चलाई जा रही है जिसका फायदा किसानों को मिलता है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है जिससे करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपए तक मिलते हैं। इस योजना के तहत लाखों करोड़ों किसानों को फायदा मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों कौन कौन है पीएम किसान योजना के लिए पात्र और कौन नहीं है, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है। और आपको दोस्तों पीएम किसान योजना की कितने किस्ती मिल चुकी है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर जारी है बाइपर जॉय का कहर। राजस्थान के बाद एमपी में भारी बारिश की आशंका, दिल्ली में भी होगा इसका तगड़ा असर। जी हां, 16 से 17 जून को गुजरात में कहर बरपाने के बाद साइक्लोन बाइपर जॉय डिप्रेशन में बदल चुका है, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। हालांकि इसका असर दिल्ली पर भी दिखेगा और अगले 2 से 3 दिन यहाँ पर मौसम खराब ही रहने वाला है, इसलिए इस पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 से 3 दिनों में लगातार बारिश हो सकती है। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ